हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में पुनः उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। आज़ादी के दौरान कम्युनलिज्म, जिसको संप्रदायवाद कहते हैं, संप्रदायवाद का उदय, उसके क्या कारण थे और हिंदुस्तान का विभाजन क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे। तो शॉर्ट में करीब 50 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। इसके पहले मैं एक दो पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। कल प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन यूपीएससी का हुआ था। बहुत सारे ग्रुप मेंबर ने हमसे क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने जब एनालिसिस किया तो क्या पाया कि सबसे ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी पर सवाल पूछे गए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो और इंडियन इकोनॉमी पर करीब 20 सवाल पूछे गए, 28 सवाल इंडियन ज्योग्राफी पर और 2 सवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी पर पूछे गए। इसी तरह से इंडियन हिस्ट्री पर 16 सवाल पूछे गए और इतना ही सवाल भारत के संविधान से संबंधित सवाल पूछे गए हैं और करीब 12 क्वेश्चन जनरल साइंस से संबंधित है। मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने उसका बाइफर्केशन, उसका अलग अलग करके मैंने आपको ग्रुप में डाल दिए हैं, आप जरूर उसको देखिए। आज चूंकि जूम नेटवर्क ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था, पहले तो लाइट ही नहीं आया यहाँ पर, इसलिए हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए। मैं अपना आज का समय खराब करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कहा है कि वीडियो बना करके इसको अपलोड कर देंगे और आप उसको जरूर सुनिए। ये आज मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और कल आपको वीडियो अपलोड मिलेगा। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है कि संप्रदायवाद का उदय और भारत का विभाजन क्यों हुआ। तो दोस्तों पहले चलते हैं कि कम्युनिटी, किसी भी कम्युनलिज्म क्या है। कम्युनलिज्म कम्युनिटी है, कम्युनिटी से निकला है। कम्युनिटी के 5 विशेष बिंदु होते हैं। वो क्या क्या हैं? पहला, इंटरेस्ट। एक जगह आपस में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, एक जगह जो आपस में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके जो अगर समान हित होते हैं तो उससे कम्युनिटी का निर्माण होता है। या अगर एक ही स्थान पर कुछ लोग अगर निवासरत है तो उनकी एक मूलभूत समस्याएं भी होती हैं, जो कॉमन इंटरेस्ट के जो फैक्टर होते हैं वो काम करते हैं। और इसके साथ साथ एक ऐसे फिक्स्ड एरिया में रहने वाले व्यक्ति जिनके सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो पहलू हैं वो समान हो, कॉमन इंटरेस्ट के हों, तो इससे कम्युनिटी का निर्माण होता है। और इसके 5 अवयव हैं, माने 5 एलिमेंट्स हैं। पहला, कॉमन इंटरेस्ट। दूसरा, प्लेसेस, कॉमन एरियाज। तीसरा, कॉमन प्रैक्टिस। जैसे आप देखते होंगे कि वकीलों की बिरादरी, हिंदी में इसको बिरादरी ही बोलते हैं, या वकील कम्युनिटी या डॉक्टर कम्युनिटी। अगर मान लीजिए कि लोग बहुत सारे दूर दूर भी रहते हैं, लेकिन अगर उनका समान प्रैक्टिस है, समान व्यवसाय वो कर रहे हैं, तो उसको भी कम्युनिटी का दर्जा दिया जाता है। जैसे किसान कम्युनिटी, डॉक्टरों की कम्युनिटी, वकीलों की कम्युनिटी। तो चूंकि वो समान व्यवसाय करते हैं इसलिए उसको कम्युनिटी का दर्जा करते हैं, क्योंकि उनका समान हित भी रहता है। और इसके अलावा जो अगर कोई एक्शन करते हैं, मान लीजिए कोई समस्या उत्पन्न हो गया, मान लीजिए कि उस आसपास के रहने वाले लोगों के ऊपर उस मोहल्ले में चोरी की वारदात बहुत ज़्यादा हो रही है, 10-20 चोरियां हो गई हैं 1-2 महीने के अंदर में, डकैती पड़ गई हैं। तो अब जो मोहल्ले के लोग, जो कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होकर के पुलिस प्रशासन के खिलाफ में एक एक्शन प्लान तैयार करें, तो उनका जो अब एक्शन प्लान है वो क्या है? चोरी को रोकना, डकैती रोकना और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार को या वहाँ के लोकल प्रशासन को या पुलिस प्रशासन को मजबूर करना है या एक्शन प्लान तैयार करने के लिए विवश करना। तो ये एक्शन भी एक महत्वपूर्ण अवयव है।
और इसके अलावा सबसे जो लास्ट जो है वो सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां भी ऐसे कभी कभी निर्मित हो जाती है कि मान लीजिए देश पर आक्रमण हो गया, या मान लीजिए कि जहां पर एक कम्युनिटी पर बहुत सारे लोग किसी बीमारी के शिकार हो गए, तो ये भी पॉइंट जो है सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां, ये भी कम्युनिटी का या समुदाय का एक महत्वपूर्ण अवयव है। तो इस तरह से कम्युनिटी के माने समुदाय के 5 अवयव है। कौन कौन? पहला कॉमन प्रैक्टिस माने समान व्यवसाय, दूसरा समान स्थान माने आसपास के कंटिगुअस प्लेसेस, आसपास के रहने वाले लोग, और तीसरा समान परिस्थितियां, और चौथा अगर किसी विशेष परिस्थिति में कॉमन एक्शन प्लान, समान कार्रवाई, और पांचवा समान हित। ये 5 अवयव हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं कि संप्रदायवाद क्या होता है। तो जैसे कि कम्युनलिज्म में देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई रिलीजन के आधार पर भी संप्रदाय बन सकता है, रिलीजियस कम्युनिटी, एक रिलीजन के मानने वाले लोग एक रिलीजियस कम्युनिटी के रूप में उनकी व्याख्या की जाएगी। हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि समाज जो है विभिन्न कम्युनिटी में विभक्त है और सदियों से रहा है। लेकिन जब कोई रिलीजियस कम्युनिटी सत्ता प्राप्त करने के लिए होड़ करे और दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को या दूसरे इथनिक कम्युनिटी को उसे बेदखल करे या करने का प्रयास करे, तो यहीं से संप्रदायवाद या कम्युनलिज्म का उदय होता है। और हिंदुस्तान में यह संप्रदायवाद 1857 की क्रांति के बाद करीब 20 साल के बाद ये शुरू हो गया। उसका रीजन क्या था दोस्तों? जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद में मुसलमानों के साथ में बहुत जाति किया। जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर के अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ने का पूरा प्रयास किया। हालांकि उनका दायरा बहुत छोटा था, पूरे हिंदुस्तान के लोग उसमें शामिल नहीं थे, कुछ खास इलाके शामिल थे। लेकिन हिंदू और मुस्लिम में इतना जबरदस्त एकता देखने को मिला कि अंग्रेज सरकार घबरा गया। सबसे पहले 20 साल तक तो उन्होंने मुसलमानों के साथ में जबरदस्त ज्यादती किया, उनके जागीर छीने, उनके प्रॉपर्टी को राजसात किया, संपत्ति को राजसात किया, हिंदुओं के भी छीने, लेकिन ज्यादा मुसलमानों के छीने गए, मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया। और ये 1870 तक चलता रहा। और इस बीच में अंग्रेजों ने हिंदुओं को पैम्पर करना शुरू किया, उनको प्रोत्साहित करना शुरू किया। 1900 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने इस नीति को पलट दिया और अब वो हिंदुओं के विरुद्ध जाने लगे। 1905 में जो बंगाल का उन्होंने विभाजन किया था, वो हिंदू और खास करके बंगाली राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए किया था। और इस प्रकार का उपक्रम किया था कि बंगाली लोग अपने ही बंगाल में अल्पसंख्यक हो जाएं। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। तो 1900 ईस्वी तक अंग्रेजों ने हिंदुओं को साथ दिया। और 1900 ईस्वी के बाद अंग्रेज को समझ में आ गया कि हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं, बहुत डिमांडिंग हो गए हैं। कांग्रेस उनकी एक बहुत ज़बरदस्त संस्था, ऑल इंडिया संस्था बन गई है और इसके माध्यम से वो विभिन्न प्रकार के कंसेशन मांगने लगे हैं। वो सरकार में अपना हिस्सेदारी चाहते हैं। तो इसके काउंटर वेट के लिए उन्होंने मुसलमानों को खड़ा किया
और इसमें उन्हें सर सैयद अहमद खान जैसे अंग्रेज परस्त का भी साथ मिला, जो अलीगढ़ मूवमेंट का सबसे बड़ा झंडा बरदार था, और इसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो डिवाइड, फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद से शुरू कर दिया, और इसके तहत में अब उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवाया। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, और इस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान में संप्रदायवाद का, कम्युनलिज्म का बीजारोपण कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट जो था वो था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। दूसरा पॉइंट क्या है? बैकवर्डनेस। जैसा कि दोस्तों हमने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि हिंदुस्तान में सामाजिक और आर्थिक विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, और इसमें देश के सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। समाज सुधार के कार्यक्रम हुए, जो बहुत सारी कुरीतियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। अब हमारे वीडियो में उसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन मुसलमानों में उस तीव्र गति से सुधार नहीं हुए जितना कि हिंदुओं में हुए। तो मुसलमान पिछड़ गए। अंग्रेज शासन की बेरुखी, अंग्रेज शासन द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाना, परेशान किया जाना, और साथ साथ उनमें शिक्षा का विकास हिंदुओं की भांति नहीं होना, मिडिल क्लास की उत्पत्ति नहीं होना। वो ट्रेड में पिछड़ गए, व्यापार वाणिज्य में पिछड़ गए, वो उद्योग में पिछड़ गए, और इसका परिणाम ये हुआ कि मुसलमान जनता, मुसलमान जागीरदार, नवाब, तालुकदार के प्रभाव में रहता रहा। उनके प्रभाव से वो निकल ही नहीं पाए। और यह भी एक फैक्टर था संप्रदायवाद को या कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने का, और इसमें आग में घी डालने का काम कांग्रेस के जो नए नेता 1920 के बाद में उभरे थे, जो खास करके स्वामी सहजानंद ने यूपी और बिहार में जबरदस्त किसान आंदोलन चलाया था, और उनका पॉलिसी ये था कि जो जमींदारी उन्मूलन किया जाएगा आज़ादी के बाद, और किसानों को जमीन बांटे जाएंगे। इससे मुसलमान नवाब, जागीरदार, तालुकदार, जमींदार ये चिढ़ गए। उन्हें खतरा सताने लगा, और उन्हें खतरा सताने लगा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा तो उनकी जो मलकियत है वो भी खत्म हो जाएगी। और वो इसलिए एक ऐसे सेफ लैंड या होमलैंड चाहते थे जहां पर कि उन्हें किसी प्रकार का खतरा महसूस नहीं हो। इसलिए दोस्तों देखते हैं कि 72 साल की आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान में आज तक लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ, भूमि सुधार नहीं हुआ। जिस तरह से हिंदुस्तान में भूमि सुधार हुआ, हालांकि हिंदुस्तान में भी भूमि सुधार का जो मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि उसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं, त्रुटियां हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो भूमि सुधार हुआ ही नहीं। और आज भी पाकिस्तान की जो देहाती क्षेत्रों में जो लीडरशिप है वो जागीरदार, जमींदार, ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के प्रभाव में। तो दोस्तों, ये जो आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, उद्योग में पिछड़ापन, शिक्षा में पिछड़ापन, इन सब पिछड़ापन के कारण मुसलमानी जनता, अधिकांश जनता मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाए, मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया, कांग्रेस से नहीं जुड़ पाया। मुस्लिम लीग उसे हतोत्साहित करता रहा कि इस्लाम खतरे में है। दरअसल इस्लाम खतरे में नहीं था, जागीरदार, मुसलमान जागीरदार और नवाब खतरे में थे कि जब देश आज़ाद होगा तो उनकी जो मलकियत है, उनकी जो जमींदारी है वो सब छीन ली जाएगी, और गरीब किसानों
और मजदूरों में उन जमीनों को बांट दी जाएगी। लेकिन उन्होंने धर्म का सहारा लिया और नारा लगाया कि इस्लाम खतरे में। ये दूसरा फैक्टर था। और तीसरा फैक्टर था मिलिटेंट नेशनलिज्म इन कांग्रेस। जैसा कि मैंने अभी पूर्व के वीडियो में बताया था, आप उसको जरूर सुने। जो चरमपंथी कांग्रेस का उदय 1905 के बाद हुआ, जिसके कि नेता लाल बाल पाल थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीन प्रमुख नेता थे। और चौथा अरविंदो घोष। जिस तरह से कांग्रेस ने एजुकेशनल पॉलिटिक्स आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया था, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स थे वो सांप्रदायिक थे। जैसे 1905 के बंगाल विभाजन के लिए गंगा में डुबकी लगाने के लिए हजारों और लाखों की तादाद में जाना, गाय को वध रोकने के लिए, कॉ स्लॉटरिंग को रोकने के लिए जगह जगह कमिटी का निर्माण करना, और खास करके यूपी में, बंगाल में, महाराष्ट्र में। तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव महोत्सव शुरू करना, गणेश उत्सव शुरू करना, वंदे मातरम का नारा बुलंद करना। और ये वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ जो नोवेल है, जो उपन्यास है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, उसमें मुसलमान जमींदारों के अत्याचार से संबंधित कहानी लिखी हुई है। और उसमें ये वंदे मातरम गीत का भी उपयोग हुआ है। तो मुसलमान इसे चिढ़ते थे। बात बात में काली मां का उद्घोष करना, जयकारे लगाना। हालांकि ये सभी जो स्लोगनरी, जो नारेबाजी था, वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ था। ये किसी दूसरे समुदाय के की ओर इंगित करके नहीं किया जा रहा था। लेकिन मुसलमानों को लगा कि ये नारेबाजी उनके अस्मिता पर चोट पहुंचाने वाली है। और इसके बाद 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ, जो लाला लाजपत राय कांग्रेस के बहुत बड़े झंडावरदार थे। बाद में वो हिंदू महासभा 1920 के बाद हिंदू महासभा में शामिल हो गए। उसके बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, जो एक कट्टर कांग्रेसी थे, बाद में हिंदू महासभा के सदस्य हो गए। और इन्होंने हिंदू हित की बात को उठाना शुरू कर दिया, जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए। और मुस्लिम लीग ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमानों को अलग होमलैंड चाहिए, उनका अपना घर चाहिए। क्योंकि एक यूनाइटेड इंडिया में जहां पर कि हिंदू बहुसंख्यक हैं, उनकी आबादी 80% है, वहां पर मुसलमान सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। और इसलिए हिंदुस्तान में लगातार विभाजनकारी आंदोलन होते रहे। इस विभाजन में या इस विभाजनकारी कदमों में के बीच अंग्रेज शासन ने एक थर्ड पार्टी की भूमिका निभाई। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं के बीच में किसी प्रकार का एकीकरण नहीं होने पाए। अगर एकीकरण होगा, यूनिटी होगा, एकता होगा, तो उनकी अस्मिता खतरे में पड़ जाएगी। और हिंदुस्तान में राजनीतिक मोबिलाइजेशन बहुत जोर शोर से चलेगा और अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो अंग्रेजों की नीति रही कि हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, हिंदू और सिख के बीच में, मुसलमान और क्रिश्चियन के बीच में आपस में लड़ाई जाए, उनमें मारकाट मचाई जाए, ताकि उन्हें यह कहने का मौका मिले कि हिंदुस्तान में अस्थायित्व रहने के लिए अंग्रेज शासन का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को हवा देने के लिए उन्होंने 1909 में एक एक्ट, कानून पास कराया है, और जिसको कि मॉर्ले मिंटो
एक्ट भी कहते हैं, और इसके तहत में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र तैयार किया गया, उनको टेरिटोरियल निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया गया जैसे कि आज के जमाने में होता है। तो जहां जहां मुसलमान रहते हैं उनको अगर मिला के 10 लाख की आबादी हो रही है तो उसको एक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया, और उसमें मुसलमान ही चुनाव लड़ सकते थे, हिंदू चुनाव नहीं लड़ सकते थे। कांग्रेस पार्टी भी अगर कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है उस लोकसभा क्षेत्र में तो या निर्वाचन क्षेत्र में, तो उन्हें मुसलमान कैंडिडेट ही उतारना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने एक जबरदस्त, मतलब संप्रदायवाद का एक जबरदस्त बीजारोपण 1909 के एक्ट के द्वारा कर दिया। इसके बाद 1916 में कांग्रेस के जो 2 फाड़ हो गए थे 1907 में सूरत अधिवेशन में, मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में, मानो उदारवादियों में और चरमपंथियों में, जिसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। उनका सुलह 1916 के लखनऊ पैक्ट में हुआ, लेकिन उस लखनऊ पैक्ट में एक और पैक्ट हुआ, और वो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। मुस्लिम लीग उस समय बहुत छोटी संस्था थी, उसमें मुश्किल से 500 से ज्यादा सदस्य नहीं थे, और ये पैक्ट जिन्ना जो उस समय में कांग्रेस के ही सदस्य थे, और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन लोगों ने मिलकर के मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के प्रथम विश्व युद्ध के बाद खत्म होने के बाद में मिलकर के लड़ेंगे, अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ेंगे। हालांकि मुसलमान या मुस्लिम लीग कभी नहीं लड़े कांग्रेस के साथ में, वो अंग्रेजी साम्राज्यवाद का पिट्ठू था, और हमेशा उसने अंग्रेज साम्राज्यवाद के हित को साधने का काम किया, और अंग्रेज मुस्लिम लीग को अपना आर्थिक नैतिक समर्थन आजादी मिलने तक देता रहा, और इसी का परिणाम था विभाजन। 1919 के एक्ट में, जिसको को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था और चेम्सफोर्ड यहाँ पर वाइसराय था। इन दोनों के नाम पर 1919 का एक्ट हुआ। उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो विधान 1909 में किया गया था, उसी को उन्होंने विस्तारित कर दिया। मतलब अब सिख को भी उन्होंने दिया, यूरोपियन को दिया, क्रिश्चियन को दिया, इस तरह से उन्होंने इसका और विस्तार कर दिया। इससे विभाजनकारी तत्वों को फायदा मिला, उनके हौसले बुलंद हुए। इसके बाद में दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और इसके बारे में हम डिटेल में पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं कि जब ट्रीटी ऑफ सेवरे के द्वारा एलीड फोर्स, जिसको मित्र राष्ट्र कहते हैं, जिसमें कि ब्रिटेन उसका लीडर था, ब्रिटेन और फ्रांस, उन्होंने टर्की के सल्तनत को ख़त्म करने का आदेश जारी किया था, और टर्की का जो सुल्तान था वो पूरे मुस्लिम जगत का खलीफा भी था। तो इन खिलाफत आंदोलनकारियों का ये कहना था कि खिलाफत को ख़त्म न किया जाए, और इनका मक्का मदीना और जो मुस्लिम वर्ल्ड के जितने महत्वपूर्ण जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, मस्जिद हैं, उन पर खलीफा का नियंत्रण रहता है, तो उससे उनको बेदखल नहीं किया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना। इसी कारण से खिलाफत आंदोलन हिंदुस्तान में चलाया गया था। खास करके जो मोहम्मद अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, उनके नेतृत्व में चलाया गया था यह आंदोलन। हालांकि यह आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। ये आंदोलन चरम पर था। देश के नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। अब कांग्रेस एक मास मूवमेंट की पार्टी हो गई। कांग्रेस गांव-गांव और मोहल्ले तक पहुंच गई।
जो पहले ड्राइंग रूम की पार्टी हुआ करती थी। लेकिन उसी समय में चौरा चौरी पुलिस स्टेशन को आंदोलनकारियों ने जला दिया 1922 में, फरवरी के महीने में। और इस कारण से गांधी जी बहुत ज़्यादा व्यथित हुए और उसमें चूंकि 22 पुलिस वाले मारे गए थे, इसीलिए उनको एकाएक आंदोलन बंद कर दिया गया। इससे आंदोलनकारियों में बहुत ज़बरदस्त निराशा व्याप्त हुई। इसके बाद बहुत सारे कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के स्वराज पार्टी का निर्माण कर लिया। बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे हिंदुओं में, मुसलमानों में, वो कॉम्युनल लाइन पर डिवाइड हो गए और 1924 में बहुत सारे दंगे हुए देश में, और जिसके कारण गांधी जी को 21 दिन तक भूख हड़ताल करना पड़ा। हालांकि उसका कोई ज़्यादा प्रभाव उनके भूख हड़ताल का आंदोलनकारियों पर नहीं पड़ा। तो इस तरह से 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया और इसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स माने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया। उन्होंने इस रिपोर्ट ने साफ जाहिर कर दिया कि किसी प्रकार से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था नहीं होगी। तो इससे खफा होकर के कुछ मुसलमान नेताओं ने दिल्ली डिक्लेरेशन 1929 लागू किया था और उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमानों को उनके आबादी के हिसाब से या अनुपात में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाना जरूरी है, उनका प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसके बाद 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद किया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की मांग की थी और उसके लिए एक मियाद फिक्स करके रखा था, लेकिन अंग्रेज ने कोई तवज्जो नहीं दिया। तो इससे खफा होकर के 1929 के कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में उन्होंने नारा दिया, उन्होंने अपना उद्देश्य निश्चित किया कि पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू। इससे चिढ़ करके ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कॉमनल अवार्ड की घोषणा कर दिया। लेकिन इसके पहले गांधी जी ने 1930 में सविज्ञा आंदोलन चलाया था, जिसके बारे में हम डिटेल में पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। इसमें महिलाओं ने जबरदस्त हिस्सा लिया था। गांधी जी ने डांडी मार्च किया, उन्होंने इसको नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं, उन्होंने नमक कानून को ध्वस्त कर दिया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें विद्यार्थियों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खास करके जो ट्राइबल्स थे, जो सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल्स आदिवासी, उनने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और यह एक जन क्रांति के रूप में उभर गया। इससे डर करके अंग्रेजों ने, जो उस समय में वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ और उसके तहत में आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। लेकिन और 1932 में, लेकिन जब वो गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन बुलाया गया और जो उन्होंने मांग रखी उसमें एक भी मांग को मानने के लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे, तो जिससे खफा होकर के गांधी ने पुनः सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाना शुरू किया। लेकिन वो आंदोलन सफल नहीं हो पाया, धीरे धीरे वो खत्म हो गया। अंग्रेजों ने भी जबरदस्त प्रहार किया और अंग्रेज 1932 में उन्होंने कॉमनल अवार्ड घोषित किया। इसके तहत में व्यापारी, यूरोपियन, मर्चेंट, विभिन्न जो कमर्शियल क्लासेस थे उसको भी सेपरेट इलेक्टेड का भी मैंने पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की और उन्होंने दलितों को, डिप्रेस क्लासेस को भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया। और लेकिन जब गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दिया तो डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के साथ 1932 में समझौता किया, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, और उसमें पृथक निर्वाचन के बदले में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और सरकारी पदों पर भी आरक्षण की व्यवस्था गांधी जी ने किया। इससे जो रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, उसकी जो चाल थी कि
हिंदुओं की ताकत को, उनकी एकता को विखंडित किया जाए, उसमें अंग्रेज सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों 3-4 मिनट में मैं अपने इस उद्बोधन को समाप्त करूंगा। 1935 एक्ट के तहत 1937 में प्रोविंस में, राज्यों में चुनाव हुए और जिसमें 11 राज्य में 7 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई और 2 राज्यों में भी अलग से फिर सरकार बनाई कोलिशन के साथ में। तो इस तरह से कांग्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत के रूप में 1937 में उभरा और मुस्लिम लीग उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया जितना कि उसे करना चाहिए। लेकिन 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और कांग्रेस को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश इंडिया को अंग्रेजों ने पार्टी बना दिया, यहाँ के लाखों सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया, तो कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और मुस्लिम लीग इसी ताक में बैठा हुआ था। उसने मुक्ति दिवस मनाया। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया लाहौर में और उसमें उन्होंने बताया 2 नेशन थ्योरी कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, उनके विचारधारा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, वो दोनों एक साथ एक देश में नहीं रह सकते। इसलिए सेपरेट होमलैंड की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा जोर शोर से जिन्ना के नेतृत्व में उठाया गया और चूंकि कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए अब खेल पूरी तरह से खुल चुका था। और इसके बाद जब गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो सैकड़ों और लाखों की तादाद में नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जेल में ठूंस दिया गया, बर्बर प्रहार किए गए। लेकिन मुस्लिम लीग के नेताओं को ने अंग्रेजी सरकार का समर्थन देना चालू किया। हिंदू महासभा ने अंग्रेजी सरकार को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मदद देने का पूरा भरोसा दिया। वो कोई जेल नहीं गए, न हिंदू महासभा के कार्यकर्ता गए, न नेता गए, न मुस्लिम लीग के कोई नेता और कार्यकर्ता गए। लेकिन कांग्रेस के नेता 3-3.5 साल तक जेल में। खुद जवाहरलाल नेहरू 3.5 साल के बाद जेल से बाहर निकले 1945। तो ये जो 3-3.5 साल का जो पीरियड मिला, जो खुला फील्ड मिला, इसमें अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से पूरी तरह से मदद किया और मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर गया। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 1946 में जब चुनाव हुआ तो मुस्लिमों के लिए जो इंपीरियल काउंसिल में, मतलब केंद्रीय असेंबली में जो मुसलमानों के लिए 30 सीट रिजर्व थे, उस सारे के सारे मुस्लिम लीग के नेताओं ने जीता। कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली और प्रांतों में भी मुस्लिम लीग ने जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीट थे उसमें 427 सीटों पर जीत हासिल किया। इस तरह से साफ हो गया कि मुसलमान मुस्लिम लीग के पक्ष में आ गया और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। वो यही चाहते थे, लेकिन वो खुल के नहीं चाहते थे क्योंकि वो हिंदू के जबरदस्त विरोध का सामना भी नहीं करना चाहते। इसीलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में भेजा कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। उसके बाद 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा और उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान की मांग को जिंदा रखा और अल्टीमेटली माउंटबेटन प्लान के तहत में अंग्रेज ने देश को 2 भाग में विभाजित कर दिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। जहां पर पाकिस्तान में उन क्षेत्रों के लिए चुना गया जहां पर कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, खास करके पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पाकिस्तान, पंजाब और सिंध का इलाका और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का इलाका जहां पर कि मुस्लिम आबादी मेजोरिटी में थी। हालांकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब रेफरेंडम हुआ तो सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया। तो इस तरह से देश 2 भागों में विभाजित। तो
इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका थी वो अंग्रेजों की थी। वो क्यों विभाजन चाहते थे? क्योंकि कांग्रेस ने शुरू से ही अपना जो उद्देश्य था वो उन्होंने एक समाजवादी व्यवस्था, सोशलिस्ट व्यवस्था आज़ादी के बाद में स्थापित करने के लिए नारा दिया था। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हिंदुस्तान का जो अभी संविधान है वो एक सोशलिस्ट राज्य की अवधारणा करता है। तो अंग्रेज इससे चिढ़ गए। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उस जमाने में उनका सबसे बड़ा दुश्मन रूस था। क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश था और हिंदुस्तान के कांग्रेसी नेता अंग्रेज के पिट्ठू नहीं हो सकते थे। उन्हें खतरा था कि अगर रूस और हिंदुस्तान मिल गया तो हिंद महासागर से उनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। अरब सागर में उनके बहुत बड़े हित थे। बहुत बड़ी बड़ी तेल कंपनियां अरब कंट्रीज में उन्होंने लगा रखी थी। तो इस तरह से वो चाहते थे कोई ऐसा कंट्री हो जिसमें कि उनको पैर पसारने का मौका मिले, और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान निर्माण करा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया माने भारत का विभाजन क्यों हुआ, उसके क्या क्या पहलू थे। मैंने शॉर्ट में आपको इसके बारे में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव से मुझे अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच।